Good morning, students. This is the fourth video of this chapter, that is, Chapter 1 Crop Production and Management. So, in the previous video, we were discussing about some implements or equipments used in the process of crop production. क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ किए जाने वाले इम्प्लीमेंट्स या इक्विपमेंट्स जिनको हम टूल्स भी बोल सकते हैं उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। हमने 3 टूल्स पढ़े, प्लॉ, हो और कल्टीवेटर, जिससे कि जो प्लॉ था वो क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिस यानी कि फर्स्ट स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में यूज़ में लिया जाता है। इस स्टेप में हम सॉइल को लूज़ कर देते हैं और उसको बार बार पलटते हैं ताकि वो सॉइल रूट्स को अलाउ करे डीपली पेनिट्रेट करने के लिए। इसके अलावा जो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स होते हैं वो सॉइल में डीकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं वो टॉप लेयर पर आ जाएं, क्योंकि सॉइल की टॉप लेयर ही प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है। तो ये पूरी प्रोसेस करने के लिए हमको जो इक्विपमेंट लगता है वो होता है प्लॉ। प्लॉ पहले वुड से बनाया जाता था, लेकिन मॉडर्न क्रॉप प्रोडक्शन में प्लॉ को हम आयरन रॉड से बनाते हैं। पहले इसको इंसान और एनिमल्स मिलकर चलाते थे, यानी कि इसमें 2 बुल लगते थे और एक ह्यूमन बीइंग लगता था। लेकिन मॉडर्न क्रॉप प्रोडक्शन में इसको हम ट्रैक्टर की हेल्प से भी चलाते हैं, और जब हम इसको ट्रैक्टर की हेल्प से चलाते हैं तो हम इसको कल्टीवेटर बोलते हैं। तो ये 2 इक्विपमेंट्स हो गए। नेक्स्ट इक्विपमेंट था हमारा हो। यू कैन सी द फर्स्ट डायग्राम। ये एक हो का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले जो लंबी वाली रॉड है वो उसका आयरन से बना होता है या फिर वुड से बनाते हैं। इसके अलावा इसमें एक बेंट प्लेट है जो कि ब्लेड्स की तरह काम करती है। सॉइल को टर्न करने में और उसको लूज करने में ये बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा एक हैंडल होता है इसमें, और बेटर ग्रिप के लिए एक ग्रिप वाला पोर्शन भी होता है ताकि हम उसको जब पकड़ें तो हमारी ग्रिप लूज़ नहीं हो। इसके अलावा एक बीम भी होती है इसमें। तो ये हमारा हो इक्विपमेंट या इम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट डायग्राम में आप ट्रैक्टर देख सकते हो। ये हमने जो प्लॉ था उसको मॉडर्न तरीके से बना के ट्रैक्टर की तरह हम इसको यूज़ में लेते हैं। इसके बाद हमने एक सीड ड्रिल इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा। सीड ड्रिल इक्विपमेंट सॉइल को प्रिपेयर करने में हेल्प नहीं करता है, सॉइल में सीड्स सो करने में हेल्प करता है। आप इसमें देख सकते हो जो इसका एंड वाला पार्ट है, जो टिल्टेड रॉड्स हैं इसमें, वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ये इंश्योर करता है कि जो सीड्स हम सो कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली पूरी फील्ड में सो करें और इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ में हम उसको सो करें। तो सीड ड्रिल सेकेंड प्रोसेस में हेल्प करता है जो कि है सोइंग ऑफ सीड्स। नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू 1.5 एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. तो जो सब्सटेंसेस हम फील्ड में डालते हैं सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, उनको हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। क्यों डाला जाता है इनको? ताकि प्लांट्स बेटर ग्रो करें, हेल्दी ग्रोथ हो उनमें। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ फील्ड हमारी ऐसी होती है जिसमें डीकम्पोजिशन की प्रोसेस बहुत कम होती है, जहाँ पर डेड प्लांट्स और एनिमल्स बहुत कम होते हैं या फिर माइक्रोब्स ही नहीं होते हैं ताकि वो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस करें। और वैसे भी डीकम्पोजिशन की प्रोसेस करने के लिए 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसीलिए उस फील्ड को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरी बनाने के लिए हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। जब हम किसी भी क्रॉप को बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो वो हाई यील्ड देते हैं। तो फार्मर्स प्रेफर करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्योंकि उनको हाई यील्ड प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। तो हाई यील्ड प्रोडक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। Soil supplies minerals, nutrients to the crop plants.
तो ये मिनरल्स और न्यूट्रिशन जो है वो क्रॉप प्लांट्स को कौन प्रोवाइड कराता है? सॉइल प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम डायरेक्टली प्लांट्स पर नहीं डाल रहे हैं ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, हम पहले सॉइल में डालते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स जो हम डाल रहे हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, ये प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम यील्ड। अब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें एक के बाद एक क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, एक के बाद एक क्रॉप ग्रो करा जाता है, फार्मर्स ग्रो करते हैं सेम फील्ड में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर फार्मर के पास अलग अलग फील्ड हो अलग अलग क्रॉप के लिए, इसीलिए वो एक ही फील्ड को यूज़ करते हैं ताकि वो बार बार उसमें प्रोडक्शन कर सकें। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में। खारिफ क्रॉप वो थे जो रेनी सीजन्स में हम उगाते हैं जैसे कि पैडी, और रबी क्रॉप थे जैसे कि वीट जो हम विंटर सीजन्स में उगाते हैं। तो कुछ फार्मर्स एक ही फील्ड में ये दोनों क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। रेनी सीजन में क्रॉप प्रोड्यूस करने के बाद फिर वो विंटर सीजन वाला क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं सेम फील्ड में। तो जब सेम फील्ड में बार बार क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो वो न्यूट्रिशन उस सॉइल में से या उस फील्ड में से ख़त्म होते जाते हैं। तो जब ये न्यूट्रिशन उस सॉइल या उस फील्ड में से ख़त्म हो गए तो वो वापस न्यूट्रिएंट बनने में बहुत टाइम लगता है। माइक्रोब्स डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को डीकम्पोज करेंगे और फिर वो न्यूट्रिएंट उनमें से निकलेंगे, तो उसमें बहुत साल लगते हैं। इसीलिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को उन फील्ड में ऐड किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर से मिल जाए और क्रॉप प्रोडक्शन बेटर हो, हाई यील्ड वाला क्रॉप प्रोडक्शन हो। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrition. अब बार बार एक ही फील्ड पर क्रॉप प्रोडक्शन होगा, एक ही सॉइल यूज में ली जाएगी, तो उस सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट तो बिल्कुल कम हो जाएगा। Therefore, farmers have to add manures to the field to replenish the soil with nutrients. ठीक है, इसीलिए फार्मर्स को मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ में लेने पड़ते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो वापस से उस सॉइल में प्रोवाइड करवा सकें। द प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। नाम से ही पता चल रहा है मैन्योर अगर हम डाल रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशेंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। अगर हमने इनसफिशेंट या फिर इम्प्रॉपर मैन्योरिंग करी है फील्ड में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में या जितने चाहिए उतने मैन्योर्स नहीं डाले हैं, तो हमको वीक प्लांट्स मिलेंगे एज अ रिजल्ट। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. अब जो माइक्रोब्स या अर्थवॉर्म या जो बाकी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसीलिए ये जो मैन्योर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं और ये भी प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से ही बनते हैं, इसलिए हम इनको यूज़ में ले लेते हैं। क्योंकि बात तो एक ही है, जब माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन करेंगे तब भी हमको न्यूट्रिएंट मिलेंगे, और ये जो मैन्योर्स हैं ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं। अब मैन्योर्स हमने बोला कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है और ये प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से ही बन रहा है। तो ये कैसे बनता है? फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं? ओपन पिट बनाते हैं। जैसे अगर आप फायसागर गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे ओपन पिट्स बना रखे हैं ताकि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन हो। तो इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा एरिया जैसा बनाते हैं, एक पिट जैसा एरिया होता है वो, जिसमें प्लांट्स और एनिमल वेस्ट डालते हैं और उसमें माइक्रोब्स अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट होगा वहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उसका डीकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ये पूरी फील्ड में डीकम्पोजिशन उनको नहीं करना है, उनको एक छोटे से पिट में डीकम्पोजिशन करना है, तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस जल्दी होती है, इसीलिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स वहाँ से जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं।
The decomposition is caused by some microorganisms. Decomposition की प्रोसेस कौन करता है? Microorganisms करते हैं. The decomposed matter is used as organic manure. और ये जो decomposed matter होता है इसी को हम organic manure की तरह यूज़ करते हैं. You have already learned about vermicomposting in class 6th. Vermicomposting के बारे में आप class 6th में already पढ़ चुके हो. Moving forward, activity 1.2. Take मूंग और ग्राम seeds and germinate them. एक्टिविटी 1.2 करने के लिए आपको या तो मूंग के सीड्स लेने हैं या फिर ग्राम सीड्स लेने हैं और उनको जर्मिनेट करना है. कैसे करोगे जर्मिनेट? सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स. हमको 3 इक्वल साइज के सीडलिंग्स सेलेक्ट करने हैं इन तीनों के. टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स. हमको 3 एम्प्टी ग्लासेस या फिर वेसल्स लेने हैं. कंटेनर भी आप ले सकते हो. मार्क देम A, B एंड C और उन कंटेनर्स पर A, B और C लगा देना. टू ग्लास A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. ए वाला जो कंटेनर है आपका या फिर अगर आपने ग्लास लिया है तो ए वाले ग्लास में आपको सॉइल डालनी है और उसमें काउ डंग यानी कि गोबर उसका मेन्योर आपको उसमें ऐड करना है. इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद द लिटिल यूरिया. अब जो ग्लास बी है या जो कंटेनर बी है आपका उसमें आपको इक्वल सॉइल डालनी है जो कि आपने कंटेनर ए में डाली थी, लेकिन इसमें काउ डंग की जगह आपको यूरिया ऐड करना है. टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी और ऐसे ही ग्लास सी में भी आपको सेम सॉइल ऐड करनी है, लेकिन उसमें आपको काउ डंग और यूरिया के अलावा कुछ और ऐड करना है. ठीक है. नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम. अब ये बनाने के बाद ये आपने पूरा कंटेनर पूरा ऐसे रेडी कर लिया. उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सेम अमाउंट का पानी डालना है तीनों कंटेनर में. जैसे अगर आपने कंटेनर ए को हाफ भरा है तो आप बी और सी को भी हाफ भरेंगे, मतलब उसमें आप इक्वल वाटर डालेंगे तीनों में. एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम और उन तीनों में सीडलिंग्स डाल देंगे. कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली. उसको एक सेफ जगह पर रखना है और उसमें रोज़ पानी डालना है. आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ. 7 से 10 दिन के बाद आपको उसकी ग्रोथ देखनी है कि कौन कितनी ज़्यादा ग्रो करा. डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? अब तीनों ग्लासेस में सेम ग्रोथ नहीं हो सकती प्लांट्स की, क्योंकि एक में हमने काउ डंग डाला है, दूसरे में हमने क्या डाला है? यूरिया डाला है और थर्ड कंटेनर में हमने इन दोनों चीज़ों के अलावा कुछ और डाला है. तो किसी ग्लास में प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी, किसी में कंपैरेटिवली कम होगी. सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. तो जिसमें हमने मैन्योर डाला है उसमें ज़्यादा प्लांट ग्रोथ होगी, मतलब जो हमारा फर्स्ट कंटेनर है उसमें प्लांट ग्रोथ ज़्यादा होगी क्योंकि हमने उसमें मैन्योर डाला है. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स? अब फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं हम फर्टिलाइजर्स के बारे में बोल रहे हैं कि मैन्योर्स से फर्टिलाइजर्स कैसे डिफरेंट है. तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं. फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ये सारे फर्टिलाइजर्स में आ जाते हैं. जो मैन्योर्स हैं वो तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी फील्ड में ही प्रोड्यूस हो रही है या फिर एक पिट उसके लिए हमने बनाया था जो कि नेचुरल कंडीशंस में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं. लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन्योर्स से अलग ऐसे होते हैं क्योंकि वो एक तो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ दे रखे हैं. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, पैडी एंड मेज़. वीट, पैडी और मेज़ की बेटर ग्रोथ में या बेटर क्रॉप प्रोडक्शन या यील्ड प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं.
बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन जब हम सॉइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, तब वो सॉइल जो है वो इनफर्टाइल होने लगती है, मतलब लेस फर्टाइल हो जाती है। तो लेस फर्टाइल सॉइल पर क्रॉप प्रोडक्शन या प्लांट ग्रोथ कम होती है, इसीलिए फर्टिलाइजर्स थोड़े से हार्मफुल होते हैं। Fertilizers have also become a source of water pollution. अब फर्टिलाइजर्स हार्मफुल होने के साथ साथ, मतलब सॉइल के लिए तो हार्मफुल है ही, क्योंकि सॉइल उनसे इनफर्टाइल हो रही है, उसके साथ साथ ये वाटर पॉल्यूशन भी बहुत करते हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have substitute fertilizers with organic manures और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। अब फर्टिलाइजर्स जब इतना हार्म कर रहे हैं सॉइल को और वाटर पोल्यूशन भी इनसे हो रहा है, तो हमने इसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला है। फर्टिलाइजर्स का सब्स्टिट्यूट हमने मैन्योर्स निकाले हैं, क्योंकि मैन्योर्स जो होते हैं वो एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और वो डीकम्पोजिशन से बन रहे हैं, इसलिए वो हार्मफुल नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास मैन्योर्स भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैन्योर्स बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो अगर हमारे पास मैन्योर्स अवेलेबल नहीं है तो हम सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए दो क्रॉप प्रोडक्शन के सीजन्स के बीच में या दो क्रॉप्स के बीच में हम फील्ड को हॉलो रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक क्रॉप उगाया समर में, तो हम रेनी सीजन, ऑटम सीजन को हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट क्रॉप हम उगाएंगे विंटर में। तो फील्ड को कुछ टाइम के लिए वेकेंट छोड़ा जाता है, खाली छोड़ा जाता है, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी वापस से गेन हो सके, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. ओके, जो मैन्योर्स हम यूज़ में लेते हैं उससे क्या होता है, सबसे पहले तो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हार्मफुल हैं, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बन रहे हैं, लेकिन मैन्योर्स हार्मफुल नहीं है। तो मैन्योर्स को हम यूज़ में लेते हैं ताकि सॉइल का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव रह सके। और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी वो होती है, सॉइल की कैपेसिटी, ऐसी कैपेसिटी जो वाटर को होल्ड करके रखती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की वाटर होल्डिंग या वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन का एक सोर्स है, इसीलिए हम फर्टिलाइजर्स की जगह मैन्योर्स यूज़ में लेते हैं, क्योंकि एक तो वो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव कर रहे हैं और दूसरा वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को मेंटेन कर रहे हैं। और इसके अलावा वो सॉइल को न्यूट्रिएंट से भी भर देते हैं। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. दूसरा important method होता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डालने का, क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। क्रॉप रोटेशन मतलब एक के बाद दूसरा आइडेंटिकल क्रॉप ग्रो नहीं करना है, हमको दूसरी टाइप का, दूसरी वेराइटी का क्रॉप ग्रो करना है। तो क्रॉप रोटेशन में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, ताकि सॉइल की एक तो फर्टिलिटी बनी रहे और दूसरा उसमें न्यूट्रिएंट्स बने रहें। तो क्रॉप रोटेशन की भी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन में। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। अगर हम एक के बाद एक दूसरा क्रॉप उगाएंगे, मतलब सेम टाइप का क्रॉप नहीं उगाएंगे, तो हम क्रॉप रोटेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे कि हमको न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिल रहे हैं। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the another season. क्रॉप रोटेशन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, पहले नॉर्दर्न इंडिया में लेग्यूम्स उगाए जाते थे, उसके बाद वीट उगाए जाते थे, उसके बाद वापस से लेग्यूम्स, उसके बाद वीट। तो ये क्या हो गया? ये एक ऑल्टरनेटिव पैटर्न हो गया। तो पहले जो क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस होती थी वो एक ऑल्टरनेटिव पैटर्न से होती थी। इस ऑल्टरनेटिव पैटर्न से ना सिर्फ सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ती थी, उसके साथ साथ सॉइल में नाइट्रोजन भी बढ़ती थी।
Okay, in the next video, we will take up the process of irrigation.